स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। चैप्टर नंबर 25 उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में किडनी की स्ट्रक्चर और किडनी के अंदर असंख्य यानी लाखों की संख्या में जो है रक्त नलिका यानी नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, इसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है अगला टॉपिक उत्सर्जन की क्रियाविधि पढ़ेंगे कि जो उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है नेफ्रॉन के अंदर जो है किस प्रकार से होती है। तो उत्सर्जन की क्रियाविधि को दो भागों में बांटा गया है। पहला है यूरिया निर्माण, यानी यूरिया का निर्माण इस प्रकार से होता है, और दूसरा जो है ऑयल का निर्माण। का निर्माण यूरिया तो हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे यूरिया का निर्माण। यूरिया का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो यूरिया जो है ये मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है हमारे शरीर में। मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। इसका जो निर्माण है, यूरिया का निर्माण, इसका निर्माण यकृत में प्रोटीन के अपघटन से होता है। यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर प्रोटीन के अपघटन से होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि यूरिया का निर्माण कहाँ पर होगा? यकृत में, लीवर के अंदर यूरिया का निर्माण होता है और प्रोटीन के अपघटन से अमीनो अम्ल बनते हैं और अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का जो निर्माण है वो ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है। यकृत में ऑर्निथिन चक्र द्वारा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण होता है। तो इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मानव में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में प्रोटीन के अपघटन से होता है और यूरिया के निर्माण का जो चक्र है उसको ऑर्निथिन चक्र कहा जाता है। ये इसमें पहले पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है दूसरा पॉइंट, मूत्र का निर्माण। दूसरा पॉइंट है मूत्र का निर्माण। ये जो प्रक्रिया है ये नेफ्रॉन के अंदर संपन्न होती है। नेफ्रॉन की संरचना हमने पढ़ी थी, इसमें हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन के आगे का जो भाग है वो इस प्रकार से प्याले नुमा भाग होता है, इस प्रकार से, और इसका आगे का जो भाग है वो इस प्रकार से नलिका का कुंडलित भाग होता है। नलिका का कुंडलित भाग है और इस नलिका का कुंडलित भाग के आगे प्रकार से
प्रकार की संरचना है। ये जो भाग है यहाँ पर अभिवाही तंत्रिका अंदर आती है और यहाँ से अपवाही तंत्रिका बाहर निकलती है। बीच में यहाँ पर रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है जिसको केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इस बात में तो ये जो है ये अभिवाही तंत्रिका है। अभिवाही तंत्रिका और ये जो भाग है ये अपवाही तंत्रिका है। ये इधर का भाग केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहलाता है। और नेफ्रॉन का ये जो भाग है कैलेनुमा आकृति का है, इसको बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट और इन दोनों को मिला करके ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट इन दोनों को मिला करके मेल पीपिकाय कहा जाता है। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। समीपस्थ कुंडलित नलिका इसको PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये हेनले लोब है जो आकृति में हेनले लोब इसकी ये दो भुजा है। ये भुजा अवरोही भुजा कहलाती है और ये आरोही भुजा कहलाएगी। फिर इसके बाद में ये भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका PCT। फिर इसके बाद में ये संग्राह वाहिनी है। संग्राह वाहिनी जिसमें कई सारे नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका आकर के खुलती है। तो ये एक नेफ्रॉन की संरचना है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। नेफ्रॉन के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है कि ये जो अभिवाही तंत्रिका है ये यहाँ से रक्त जो है केशिका गुच्छ में प्रवेश करता है और अपवाही तंत्रिका से रक्त बाहर निकलता है। अपवाही तंत्रिका का व्यास अभिवाही तंत्रिका की तुलना में कम होता है। इस कारण अभिवाही तंत्रिका से जितना रक्त अंदर प्रवेश करता है उतना रक्त वापस यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। इसके अलावा ये जो केशिका गुच्छ है, केशिका गुच्छ में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये जो बोमेन संपुट की जो आंतरिक भित्ति है, आंतरिक भित्ति में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को पोडोसाइट्स कहा जाता है। ये जो कोशिका है इन कोशिकाओं को पोडोसाइट्स कहा जाता है। पोडोसाइट्स कोशिकाओं के अंगुलीनुमा प्रवर्त इन रक्त केशिकाओं के ऊपर पूरी सतह पर फैले हुए रहते हैं। इसके अलावा केशिका गुच्छ की भित्ति पर अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से रक्त का अधिकांश छना हुआ भाग बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। जिससे केशिकाओं में से निकलकर बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। अब ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को 3
भागों में बांटा गया है। पहला है पराग निषेधन अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसके बाद में दूसरा जो इसका भाग है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो इसका भाग है स्त्रावण या सिक्रेशन। ये इसका तीसरा भाग है। तो पराग निषेधन के अंदर अल्ट्राफिल्ट्रेशन पराग निषेधन का मतलब ये होता है कि रक्त केशिकाओं में से रक्त का कुछ भाग छनकर बोमेन संपूर्ण की गुहा में आ जाता है। इस प्रक्रिया को पराग निषेधन कहा जाता है। यानी रक्त केशिकाओं में से या ग्लोमेरुलस में से रक्त का तरल भाग छनकर बोमेन संपूर्ण की गुहा में आ जाता है। बोमेन संपूर्ण की गुहा में आ जाता है। इस प्रक्रिया को पराग निषेधन कहते हैं। इस प्रक्रिया को पराग निषेधन कहा जाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब ये प्रक्रिया कैसे होगी, इसके लिए कि यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो रक्त का जो तरल भाग है वो छनकर बाहर आता है। इसमें ग्लोमेरुलस द्वारा एक दाब उत्पन्न होता है। उस दाब के कारण रक्त का अधिकांश जो तरल भाग है वो छनकर के इसके अंदर आ जाता है। उस दाब के विपरीत दो दाब और कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर द्रव स्थिति घाव GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका मान 70 mmHg होता है। इस दाब के कारण रक्त का जो तरल भाग है वो बोमेन संपूर्ण की गुहा में आता है। इस दाब के विपरीत दो दाब कार्य करते हैं। इस दाब के विपरीत दो दाब कार्य करते हैं। पहला जो दाब है वो रक्त के अंदर जो कोलोइडल पदार्थ है उन कोलोइडल पदार्थ के द्वारा एक दाब उत्पन्न किया जाता है। रक्त कोलोइडल परासरणी दाब, जिसको PCOP कहा जाता है, इसका मान 30 mmHg होता है। ये दाब रक्त में उपस्थित कोलोइडल पदार्थ द्वारा उत्पन्न होता है, जो इसके विपरीत कार्य करता है। इसके अलावा एक और दाब है, इसको संपुटीय
द्रव स्थैतिक दाब कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका मान 20 mmHg होता है। तो ये जो दोनों दाब है, ये दाब इस दाब के विपरीत कार्य करते हैं। यानी ये दाब जो है ग्लोमेरुलस में से रक्त का तरल भाग चलकर इसमें आने में मदद करता है, जबकि ये जो दोनों दाब है ये इसको जो है इसके विपरीत कार्य करते हैं, यानी इसको जो है चलने से रोकने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों दाब में से जो शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब जो है, शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब यानी चलने की प्रक्रिया में लगने वाला दाब और इसके विपरीत लगने वाला दाब, ये दो दाब इसके विपरीत लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो है शुद्ध प्रभावी निस्यंदन जो दाब का जो मान है ये 20 mmHg आता है। यानी इस दाब का मान अधिक होने के कारण ग्लोमेरुलस में से रक्त का तरल दाब चलकर के बोमेन संकुल की गुहा में आ जाता है। रक्त का जो भाग बोमेन संकुल की गुहा में आता है उसको ग्लोमेरुलर निस्यंदन कहा जाता है। रक्त का जो भाग वह भाग जो ग्लोमेरुलस से बोमेन संकुल की गुहा में आता है, बोमेन संकुल की गुहा में आता है, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर निस्यंद कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है, जो बोमेन संकुल की गुहा में आता है। तो इस प्रकार से दोनों रक्त द्वारा प्रति मिनट 125 ml निस्यंदन ग्लोमेरुलस से यहाँ पर आता है और एक दिन में यानी 24 घंटे में दोनों रक्त द्वारा जो टोटल जो निस्यंद है जो यहाँ से यहाँ आता है दोनों रक्त से, उसकी जो माप है वो लगभग 180 लीटर होती है। यानी 180 लीटर यहाँ से ग्लोमेरुलस से चलकर के रक्त का तरल भाग बोमेन संकुल की गुहा में आता है। उस 180 लीटर में से एक दिन में केवल 1 से 2 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। निस्यंद का शेष भाग यानी निस्यंद का अधिकांश जो भाग है वो यहाँ पर जो इसकी जो कुंडलित नलिकाएं हैं उन कुंडलित नलिकाओं में उनका पुनः अवशोषण हो जाता है। तो पुनः अवशोषण की जो प्रक्रिया है वर्णात्मक पुनः अवशोषण, वो यहाँ पर समीपस्थ कुंडलित नलिका, पहले जो तुरंत कुंडलित नलिका और संग्राहक वाहिनी में उनके पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। तो ये जो है वर्णात्मक जो परानिस्यंदन के बारे में अल्ट्राफिल्ट्रेशन, उसके बाद में सभी फ्लूइड अगर वर्णात्मक पुनः अवशोषण। यहाँ पर ये जो धमनिका बाहर निकलती है, ये धमनिका यहाँ पर रक्त केशिकाएं बनाती है, जो यहाँ पर इसके चारों तरफ फैली हुई रहती है।
यहाँ पर इसके चारों तरफ फैली हुई रहती है। यहाँ पर ये इसकी चारों तरफ इस प्रकार से फैली हुई रहती है। जो इन नलिकाओं में से जो भी पदार्थ अवशोषित होते हैं उनको पास में स्थित इस रक्त केशिका के अंदर डाल दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को वर्णात्मक पुनः अवशोषण कहा जाता है। वर्णात्मक पुनः अवशोषण, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ये प्रक्रिया समीपस्थ कुंडलित नलिका पीसीटी हेनले लूप की दो भुजा है, एक तो अवरोही भुजा और एक आरोही भुजा। इसके अलावा दूरस्थ कुंडलित नलिका और इसको डीसीटी कहा जाता है। एक संग्राहक वाहिनी, इनके अंदर पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। अब पुनः अवशोषण का कारण यह है कि यहाँ से जो पदार्थ अंदर डोमेन संकुल की गुहा में आता है उसको निश्चयन फिल्ट्रेट कहा जाता है। उस फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जिसमें से कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं, कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं। तो उन उपयोगी पदार्थों का यहाँ पर पुनः अवशोषण किया जाता है। सबसे अधिक पुनः अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। निश्चयन में अनेक लाभदायक पदार्थ होते हैं, जिनका सबसे अधिक अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। इन लाभदायक पदार्थों का लगभग 60 से 80% भाग का पुनः अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। 60 से 80% भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण होता है और पुनः अवशोषण करके पास में स्थित रक्त केशिकाएं हैं उनमें डाल दिया जाता है। यहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, आयंस, जल आदि का पुनः अवशोषण होता है और इन लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण करने के पश्चात इसको पास में स्थित रक्त केशिकाओं में डाल दिया जाता है। अवशोषण के लिए समीपस्थ कुंडलित नलिका की जो आंतरिक भित्ति है उस आंतरिक भित्ति में अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। उन सूक्ष्मांकुरों की वजह से अवशोषण का जो क्षेत्रफल है वो 20 गुना बढ़ जाता है, जिससे पदार्थों का अधिक मात्रा में अवशोषण होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषण के पश्चात शेष बचा हुआ जो मिश्रण है वो हेनले लूप में आता है। हेनले लूप की दो भुजाएं होती है, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। इसकी जो भित्ति है वो पतली भित्ति होती है। ये पतली भित्ति जल के लिए पारगम्य होती है, जबकि आयंस के लिए अपारगम्य होती है। तो इस अवरोही ऊर्जा में
जल का अवशोषण अधिक होता है। जल का अवशोषण अधिक होने के कारण ये जो यहाँ पर हिल्ले के लूप के अंदर निष्यंद का जो भाग है उसकी सांद्रता रक्त केशिकाओं के सांद्रता की अपेक्षा अधिक हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो निष्यंद है वो अति परासरणी हो जाता है। इस ऊर्जा में जो निष्यंद है वो अति परासरणी होता है, अति परासरणी होता है, जबकि यहाँ पर जो निष्यंद है वो समपरासरणी होता है। समपरासरणी, समपरासरणी का मतलब ये है कि निष्यंद के अंदर उपस्थित आयंस की जो सांद्रता है, लवण की सांद्रता, वो पास में स्थित रक्त केशिकाओं के तरल की सांद्रता के बराबर होती है। जब दोनों की सांद्रता बराबर होती है तो उसको समपरासरणी कहा जाता है। इस ऊर्जा में जल का अवशोषण अधिक होने के कारण लवण की सांद्रता बढ़ जाती है, इस कारण विलयन जो है अति परासरणी हो जाता है। आरोही ऊर्जा इसमें इसकी जो विधि है वो आयन के लिए पारगम्य होती है, जबकि जल के लिए अपारगम्य होती है। आयंस के लिए अपारगम्य और जल के लिए, आयंस के लिए पारगम्य और जल के लिए अपारगम्य होती है। इसलिए इस ऊर्जा में सोडियम और क्लोराइड आयन का अधिक अवशोषण होता है, जल का अवशोषण नहीं होता है। तो यहाँ पर वापस आयन का अवशोषण होने की वजह से जो निष्यंद जो है वापस समपरासरणी हो जाता है। निष्यंद समपरासरणी हो जाता है। तो इस बात में आयन का अवशोषण सक्रिय अभिगमन विधि द्वारा होता है, जिसमें जो है अवशोषण के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। फिर शेष निष्यंद जो है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका में आता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन का पुनः अवशोषण चलता रहता है, यानी यहाँ पर भी इनका पुनः अवशोषण होता रहेगा। इसके साथ साथ में यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। जल के अवशोषण के लिए इस भाग में एक हार्मोन होता है ADH, इसका नाम है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, ये हार्मोन दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक वाहिनी में जल के अवशोषण को बढ़ाता है, जल के अवशोषण को बढ़ाता है। यदि शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यहाँ पर जल का अवशोषण नहीं होता है, जिस कारण मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में जल की कमी हो सकती है और उस व्यक्ति को बार बार जो है मूत्र जो है लगता है। फिर शेष जो भाग है वो संग्राहक वाहिनी में आता है। संग्राहक वाहिनी में भी कुछ आयन और जल का अवशोषण जारी रहता है। फिर शेष संग्राहक वाहिनी में जो पदार्थ बचते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन हानिकारक पदार्थों में यूरिया, कुछ मात्रा में यूरिक अम्ल, इसके अलावा हानिकारक लवण होते हैं और कुछ मात्रा में जल होता है। ये सभी मिलकर के मूत्र का निर्माण करते हैं। फिर यहाँ से संग्राहक वाहिनी मिलकर के, कई सारी संग्राहक वाहिनियां मिलकर के बेलिनी की वाहिनी बनाती है और फिर बेलिनी की वाहिनियां जो है वो आगे मूत्र वाहिनी का जो भाग होता है पेल्विस, वहां पर होती है। फिर वो मूत्र जो है मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में आता है और वहां से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो ये जो है यहाँ पर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जो यहाँ पर जो निष्यंद आ रहा है, निष्यंद, उस निष्यंद के अंदर जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल,
विटामिन, जल, यूरिया, कुछ मात्रा में यूरिक अम्ल, अकार्बनिक लवण, इस प्रकार से इसका संगठन होता है जिसमें से जो उपयोगी पदार्थ है उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। फिर वर्णनात्मक पुनः अवशोषण के बाद में जो तीसरा भाग है, इसका जो तीसरा भाग है स्त्रावण या सिक्रेशन, स्त्रावण या सिक्रेशन। स्त्रावण का मतलब यह होता है कि ग्लोमेरुलस से बोमेन संपूर्ण की गुहा में जो निषेध आता है। अब इसके अलावा रक्त में उपस्थित कुछ हानिकारक पदार्थ ग्लोमेरुलस से छनकर बोमेन संपूर्ण की गुहा में नहीं आ पाते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को रक्त द्वारा सीधे ही इन नलिकाओं में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सिक्रेशन कहा जाता है, यानी रक्त में उपस्थित ऐसे हानिकारक पदार्थ जो ग्लोमेरुलस से छनकर निषेध में नहीं आ पाते हैं, वो पदार्थ रक्त द्वारा सीधे ही नेफ्रॉन की नलिका में डाल दिए जाते हैं, यानी रक्त नलिका में डाल दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्त्रावण कहा जाता है। तो ये जो है पूरी प्रक्रिया मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप जो है पराग निषेचन है, फिर वर्णनात्मक पुनः अवशोषण और तीसरा है स्त्रावण सिक्रेशन। तो इन सब के पश्चात लास्ट में यहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके अलावा इसके आगे की उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कौन कौन से रोग है उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।